Okay, good morning to all of you. Today we have to discuss some problems related to the previous lecture. आज जो है हम लोगों को क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम्स को देखना है जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड था। पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे थ्योरी देखे थे, उसी थ्योरी के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स को देखना है। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज टू बी डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम 2 coulombs फ्रॉम ए पॉइंट 8 118 वोल्ट टू ए पॉइंट 8 128 वोल्ट। बता रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम किया जाएगा, कितना काम होगा इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 coulombs, 2 coulombs चार्ज को मूव करने में फ्रॉम ए पॉइंट 8, एक पॉइंट जिस जहां का वोल्ट दिया हुआ 118 वोल्ट टू ए पॉइंट 8 128 वोल्ट। मान लीजिए कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस चार्ज यहाँ रहता था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहता था, और यहाँ का पोटेंशियल को हम लोग ये पी पॉइंट का पोटेंशियल को V1 बोले थे, और फिर यहाँ ये क्यू पॉइंट को पोटेंशियल को हम लोग V2 बोले थे। क्यू पॉइंट का पोटेंशियल हम क्या बोले थे, V2 बोले थे। तो क्वेश्चन कुछ इसी तरह बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम किया जाएगा इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 coulombs, 2 coulombs चार्ज को, यहाँ पर जो चार्ज है वो 2 coulombs चार्ज है, इस 2 coulombs चार्ज को बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट 8, यहाँ का पोटेंशियल दिया हुआ है कितना 118 वोल्ट, 118 वोल्ट पोटेंशियल दिया हुआ है पी पॉइंट यानी V1 दिया हुआ है कितना 118 वोल्ट फ्रॉम ए पॉइंट 8 इतना वोल्ट टू ए पॉइंट इतना वोल्ट, यहाँ से यहाँ उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, मूव किया जा रहा है उस चार्ज को, 2 coulombs चार्ज को, जो यहाँ का पोटेंशियल 128 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल 128 वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ का पोटेंशियल 118 वोल्ट दिया हुआ है। तो 118 वोल्ट पोटेंशियल से 128 वोल्ट पोटेंशियल के पास इस चार्ज को, 2 coulombs चार्ज को लेकर जाने में कितना काम होगा, यहाँ पर हम बात किए थे जो काम करेंगे वही पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो कितना काम होगा, तो हम चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच का V2 माइनस V1 कितना है। तो हम देख रहे हैं कि 128 में से 118 घटाएंगे तो कितना होगा जी 10 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट। तो हमने देखा ये, अगर इसका सोल्यूशन हम कहेंगे तो सोल्यूशन कुछ इस तरह से कहेंगे कि हम V2 माइनस V1 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये है, कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि PD, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V2 माइनस V1 इक्वल टू में 128 माइनस 118, ठीक है, 128 माइनस 118 तो हो जाएगा 10 वोल्ट। यानी कि हमको पता क्या चला जी, V2 माइनस V1 जो पोटेंशियल डिफरेंस है PD जिसको हम बोल रहे हैं PD, वो कितना निकल के आया है 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 2 coulombs चार्ज को इस P पॉइंट से Q पॉइंट पर लेके जाया जा रहा है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाया जा रहा है कि कितना चार्ज को जी 2 coulombs चार्ज को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज को Q इक्वल टू दिया हुआ है कितना 2 coulombs, ठीक है, 2 coulombs चार्ज दिया हुआ है, बोला कितना काम होगा, हाउ मच वर्क इज डन, W इक्वल टू वाट, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो W इक्वल टू वाट जैसे कि हमको पता है कि V इक्वल टू W अपॉन Q होता है जी, क्वेश्चन V इक्वल टू W अपॉन Q चार्ज को ले जाने में जितना वर्क होता है वही पोटेंशियल हो जाता है। तो W इक्वल टू VQ नहीं हो जाएगा, यहाँ से W इक्वल टू कोई पूछेगा तो क्या बताएगा V इंटू Q। तो V कितना है, V हमको है, इसको V ही ना बोलते हैं, इस पोटेंशियल डिफरेंस को V2 माइनस V1 को हम V ही बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए या V से डिनोट कीजिए। तो V इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट इंटू में Q कितना दिया हुआ है 2 coulombs, यानी कि 20 जूल का वर्क होगा इस 2 coulombs चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट जहां का पोटेंशियल 118 वोल्ट है, एक दूसरा पॉइंट जहां का पोटेंशियल 128 वोल्ट है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क होगा। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको चेक करना है। ये भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, V2 माइनस V1 ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पिछले लेक्चर में इसके बारे में बात हो चुकी है कि भी क्या चीज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह का बातें होता है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है उसको भी देख लिया जाए। वो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसका अगला क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको लिख लिया जाए पहले। बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू each coulomb of
चार्ज passing through a 6 volt बैटरी। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। एक 6 वोल्ट बैटरी है हमारे पास, ठीक है। मान लीजिए कि ये 6 वोल्ट बैटरी है। इस 6 वोल्ट बैटरी ये जो बैटरी का वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट, ठीक है। लाइक हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से पास होने वाले ईच कूलम और चार्ज यानी कि क्यू का वैल्यू कितना दिया है 1 कूलम जी। ईच मतलब हर एक होता है, प्रति एक। तो हर एक कूलम चार्ज को 6 वोल्ट बैटरी से पास होने वाले हर एक कूलम चार्ज को कितना जो है एनर्जी दिया जा रहा है, यानी कि W इक्वल टू वाट वो मांग रहा है। W क्या है, वर्क है। तो वर्क ही एनर्जी है, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है क्या। तो W हमको मांग रहा है और V इक्वल टू 6 वोल्ट दिया हुआ बैटरी, ठीक है। और हर एक कूलम चार्ज के बारे में बात करते हैं, Q इक्वल टू 1 कूलम हो जाएगा। तो W इक्वल टू V Q डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। V कितना दिया है 6 इंटू Q दिया है 1, यानी कि W इक्वल टू में 6 जूल एनर्जी की जरूरत होगा, है ना। यानी E इक्वल टू में 6 जूल एनर्जी। E कितना होगा 6 जूल एनर्जी की जरूरत होगा। ये बैटरी को 6 जूल एनर्जी की जरूरत होगा जिससे कि एक कूलम जो है 1 कूलम हर एक कूलम चार्ज को वो 6 वोल्ट बैटरी से पास कर सके, ठीक है। ये बात हुआ। और भी कुछ क्वेश्चंस है जो कि एक्सरसाइज का प्रॉब्लम्स है उसको भी देख लिया जाता है ना। जैसे एक क्वेश्चन है उसको हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 2 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। बोल रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एस चंद का 22 नंबर है, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अगर दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक्स में तो उसको भी चैप्टर के लास्ट में हम सॉल्व करेंगे। अभी तो जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, ठीक है। बोल रहा है 3 2 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड, है ना। 3 2 वोल्ट सेल है जो कनेक्टेड है सीरीज में, है ना। क्वेश्चन कह रहा है इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है एंड यूज्ड एज ए बैटरी, ठीक है। एंड यूज्ड एज ए बैटरी इन ए सर्किट, ठीक है। ये बात हो गया। उसके बाद से क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ए बोल रहा है कि व्हाट इज द पीडी, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ बात का है। व्हाट इज द पीडी एट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। बैटरी के टर्मिनल्स में क्या पीडी रहेगा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ many joules of electrical energy does 1 coulomb gain on passing थ्रू। पहला इसमें है 1 सेल, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा बोला ऑल 3 सेल्स, ठीक है। दूसरा बोल रहा है ऑल 3 सेल्स, ठीक है। ये बोल रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। बोल रहा है 3 2 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 2 वोल्ट का सेल कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है। हम थोड़ा कनेक्ट कर देते हैं। हम बोल रहे हैं कि ये बैटरी है ना। ये पहला सेल है। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऐसे बना देते हैं। हम बोल रहे हैं ये पहला सेल है ना। और इससे जो है एक दूसरा सेल इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। तीसरा सेल जो है इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। ये 3 सेल आपस में कनेक्टेड है तो एक बैटरी बनता है। जब ये सेल है, एक तो सिंगल सेल है, लेकिन जब 3 या 2 आपस में कनेक्टेड हो जाता है या 4 जो भी है, अगर कनेक्टेड हो जाता है तो उसको बैटरी बोलते हैं। ये सीरीज में कनेक्टेड है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। इसके बारे में आगे हम बहुत सारे बात करेंगे, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रहा बैटरी। और एक तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन 3
2 वोल्ट सेल, यानी एक ठोका 2 वोल्ट दिया भाई, एक ठोका है ना, 2 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, एक ठोका 2 वोल्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ठो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है, ठीक है, तो 3 ठो का 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, इन सीरीज एंड यूज एज अ बैटरी, और बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ए में बोल रहा है, ए में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी एट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, यानी बैटरी के टर्मिनल्स में, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल्स बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल्स हो गया। तो बैटरी के लास्ट जो टर्मिनल्स है वो दोनों टर्मिनल्स पे कितना का पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, ठीक है, तो कितना का बनेगा जी, पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसके बारे में शायद हम नहीं लिखवाए हैं, अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है 1 वोल्ट 2 वोल्ट, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोट करके अभी ही लिख लीजिए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम अलजेब्रा की तरह ऐड कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जब जो भी स्केलर क्वांटिटी है उसको अलजेब्रा की तरह ऐड कर सकते हैं। तो हमने देखा ये कि यहां से यहां हर एक पर 2 वोल्ट है, तो टोटल कितना वोल्ट बना जी, तो टोटल 6 वोल्ट बना, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 6 वोल्ट बना, यानी कि एट द एंड ऑफ द बैटरी, अक्रॉस द एंड ऑफ द बैटरी, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है, तो कहेंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, है ना, अक्रॉस द बैटरी इक्वल टू में 6 वोल्ट। ये तो पहला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी क्या कर, इसको देखा जाए, बोला कि हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 1 कूलम गेन ऑन पासिंग थ्रू 1 सेल। बोल रहा है कि 1 कूलम को सिर्फ एक सेल से पास करने में कितना जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खपत होगा भाई, ठीक है, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 1 कूलम गेन ऑन पासिंग थ्रू 1 सेल, यानी एक सेल से पास करने में 1 कूलम चार्ज कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खपत करेगा, लेगा उसको, कितना जो है खत्म करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सिर्फ एक सेल से पास करने में। पहला बोला है एक सेल से पास, दूसरा बोला है ऑल 3 सेल्स, और दूसरा में बोला है कि तीनों सेल से पास करने में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खपत होगा। तो सबसे पहले हम बी का 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। 1 सेल का मतलब यह हुआ कि भी जब होगा तो 2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, भी 2 वोल्ट हो जाएगा, सिर्फ एक ही सेल से पास करना है तो भी इक्वल टू 2 वोल्ट हो जाएगा, और जब तीनों सेल से पास करना है तो भी इक्वल टू 6 वोल्ट होगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो दूसरा में हम भी इक्वल टू 6 वोल्ट रखेंगे, लेकिन पहला में भी इक्वल टू 2 वोल्ट रखेंगे। और बोल रहा है कि 1 कूलम चार्ज है ना, तो Q इक्वल टू दे दिया है 1 कूलम, क्वेश्चन में दे दिया है, यानी एक ही कूलम को पास कराना है। बोला हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि E W इक्वल टू वाट, है ना, W यानी E जिसको हम बोल रहे हैं इक्वल टू वाट, W ही E है, जैसे क्लास 9 में हम सीखे हैं, है ना, कि वर्क ही एनर्जी है ना, जितना काम करेंगे वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो वर्क हमको निकालना है, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, W इक्वल टू वी क्यू, क्वेश्चन है ना, V इक्वल टू W बाई क्यू, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, तो W इक्वल टू में V इक्वल टू W बाई क्यू, है ना, ये हम लोग पढ़े हैं, तो W इक्वल टू वी क्यू हो जाएगा यहाँ से, तो W इक्वल टू वी क्यू, यानी कि V कितना है, V हमारे 2 वोल्ट है, चार्ज कितना है 1 कूलम है, तो हमारे पास जो बन के आएगा 2 जूल एनर्जी की खपत होगा जी, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को सिर्फ एक सेल से पास करने में। अब क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा नंबर देखा जाए, है ना, बी का दूसरा नंबर, ऑल 3 सेल्स, तो ऑल 3 सेल्स का मतलब क्या हुआ, V इक्वल टू 6 वोल्ट हो जाएगा भाई। ऑल 3 सेल्स का मतलब ही हुआ कि V 6 वोल्ट हो जाएगा, क्या भाई, है ना। एक सेल्स का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 वोल्ट, एक सेल में तो 2 ही वोल्ट ना है, अब तीनों सेल से कितना 1 कूलम चार्ज पास कर कितना एनर्जी खपत करेगा, तो V तो 6 वोल्ट हो जाएगा। और Q तो हमारा 1 कूलम ही रहेगा, क्योंकि एक ही कूलम को पास करना है, और W इक्वल टू वाट वो मांग रहा है, जिसको हम एनर्जी बोल रहे हैं, तो W इक्वल टू यहाँ पर VQ हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, V 6 है, Q 1 है, तो यहाँ पर जो एनर्जी आएगा वो 6 जूल होगा। एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है और वर्क का भी यूनिट जूल होता है भाई, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये एनर्जी ही हम निकाले हैं 2 जूल, ठीक है ना, W बोले या E बोले, दोनों का मतलब एक हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है आपके मन में तो उसको कमेंट्स करके हमको बोलिएगा, तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन हम करा देते हैं
16 का सी नंबर है ना, ये एस चंद का ही है 16 का सी नंबर। थोड़ा देखा जाए, इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद से हम फिर अगला टॉपिक पर चलेंगे। इस क्वेश्चन के बाद से हम अगला टॉपिक पर चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। बोल रहा है, क्वेश्चन को लिख दिया जाए। बोल रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पीडी बिटवीन, है ना। क्वेश्चन को लिख देते हैं, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी, है ना। बैटरी के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल कितना होगा बैटरी, इफ बोला इफ, है ना, अगर इफ 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज। कितना चार्ज है, 20 कूलम ऑफ चार्ज, 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम one terminal of battery to the other। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 250 joules of work is required, 250 joules of work is required to transfer 20 coulomb of charge from one terminal of battery to the another terminal। ठीक है, क्वेश्चन ये कर रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। एक बैटरी है, मान लीजिए कि ये बैटरी है, बैटरी का ये सिंबल है भाई, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये बैटरी का सिंबल है। और ये रेजिस्टेंस हम बार बार लगा दे रहे हैं क्योंकि बैटरी हम जब कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर रेजिस्टेंस भी होगा ना, रेजिस्टेंस बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, इसके बारे में डीप में बात करेंगे आगे। बोला है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, बैटरी के जो टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको मांग रहा है। क्वेश्चन कर रहा है बैटरी इफ 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें जो वर्क जो रिक्वायर्ड हो रहा है 250 जूल इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज। कितना कूलम है चार्ज है जी, 20 कूलम चार्ज, है ना। 20 कूलम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो काम किया जा रहा है, W इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 250 जूल वर्क हो रहा है, 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, W इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट 20 कूलम ऑफ चार्ज, यानी Q इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 20 कूलम चार्ज को, है ना, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। ये टर्मिनल यहां से चला चार्ज, यहां से चार्ज अगर चलेगा, अगर मान लेते हैं यहां से चार्ज चला तो चार्ज ऐसे गया और ऐसे आया, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेके जाने में जो चार्ज है उस चार्ज के लिए काम किया जाए 250 जूल, और वो चार्ज कितना है, 20 कूलम चार्ज है, 20 कूलम चार्ज। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, तो दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V इक्वल टू डायरेक्ट हमको जो दिया हुआ है, ऐसा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, V इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, W दिया 250 बटा में 20, ये खत्म हो गया, इसको कटिएगा तो 12.5 आएगा भाई, ठीक है, 12.5 वोल्ट। ठीक है, V इक्वल टू कितना आ गया, 12। असल बात ये है कि क्वेश्चन को पहले समझना, क्वेश्चन समझ में आएगा तो ये फॉर्मूला पुटिंग है, पुट करके निकाल लेना है, पहले क्वेश्चन को समझना है फिगर के हिसाब से। ठीक है, चलिए ये खत्म हो गया, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन था लगभग खत्म हो गया। और भी क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में है तो उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके उस क्वेश्चन को कमेंट्स में डाल दीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगला टॉपिक डालिए इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट तो चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी फॉर्मूला क्या है ना, कैसे फॉर्मूला बना, थ्योरी क्या है, इसको देखा जाए। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है, इसको आपको लिखना होगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज को। ठीक है, अब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब कैसे करता है, फ्लो कब करता है, कैसे करता है। वैसे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हमने शुरू में शायद बताए होंगे, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। लिख लीजिए, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, ये जो है
इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर चार्ज यहाँ पर रेस्ट में रुका हुआ है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, तो इसके द्वारा यहाँ पर रुका हुआ अगर रेस्ट में है प्लस क्यू चार्ज, अगर ये रेस्ट में है तो कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया, अगर हम देखें इलेक्ट्रिक और यहाँ पर आ रहा है करंट, तो इसका मीनिंग समझें तो इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया चार्ज, ठीक है भाई, और करंट का मतलब हो गया क्या जी, फ्लो। बात समझ में क्या, धारा, जिसको हम धारा बोलते हैं। अगर बोले वाटर करंट, आप समझिएगा वाटर करंट तो मतलब क्या हुआ, पानी का धारा, पानी का धारा। यहां पर चार्ज का धारा है, अगर चार्ज फ्लो होगा तभी ना धारा बनेगा, तो चार्ज का जो फ्लो है उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है, और जो वाटर का फ्लो उसको पानी का धारा बोलते हैं, ठीक है, ये बात है। तो जब चार्ज रेस्ट में है तो कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा, ठीक है, स्टैटिक करंट बनेगा यहाँ पर, है ना, सॉरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जब रेस्ट में है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब हम आगे चलते हैं इसका दूसरा डेफिनेशन की तरफ। अगर हम बोले इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा डेफिनेशन तो बोलेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये बातें हो गया इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि फ्लो होने के चार्ज का रेट को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब रेट यहां पर आ गया, और हम बताए हैं कि फिजिक्स में जहां रेट आएगा समझिएगा टी से डिवाइड करना है। अब किसका रेट बात कर रहा है, ये रेट बात कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज का, यानी क्यू ऊपर रहेगा, तो क्यू बाई टी बना हमारा क्या चीज, आई। अब बात समझ में आ रहा है क्या, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि जो रेट है किसका, तो चार्ज का रेट, वो हमारा करंट बना। तो ये इसका फॉर्मूला है। खैर इसको थोड़ा और हम डीप में चलते हैं, है ना। हम बोल रहे हैं कि ये हमारा क्या है जी, ये हमारा कंडक्टर है। मान लीजिए वायर है, इसको हम जूम करके बड़ा किए, ठीक है, मोटा कर दिए, है ना, पतला वायर, इसको जूम करके बड़ा किए। अब ये वायर का इस तरह सा फिगर हमको आपके सामने नजर आ रहा है। मान लीजिए कि इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, बहुत सारा चार्ज इसके अंदर फ्लो कर रहा है। मान लीजिए इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ये जा रहा है, ये चार्ज जो है एक जगह दूसरी जगह जा रहा है ना, इस तरह से एक जगह दूसरी जगह जा रहा है। तो यहां से एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन, ये देखिए ये एक क्रॉस सेक्शन है और ये दूसरा क्रॉस सेक्शन है, तो एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन को जाने में अगर मान लीजिए कि टाइम लिए कितना, टी टाइम ले, ठीक है, ये एक ही चार्ज जिसको क्यू बोल रहे हैं, ये क्यू चार्ज एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन जाने में टी टाइम लेता है। तो अगर हम बोले कि इसका रेट क्या, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ना, तो बोलिएगा इन यूनिट टाइम, है ना, आप बोलिएगा कि टी टाइम में, अगर हम इसको यूनिटरी मेथड से हम बात कर रहे हैं, वैसे तो चार्ज जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो रेट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो रेट का मतलब हम बता देंगे टाइम से डिवाइड करना है, तो किसका रेट है, क्यू का है, तो ये आई बन गया। ये बात सही है ना, ये आई बन गया। लेकिन हम कुछ और डीप में जाकर बात करना चाहते हैं, है ना। वैसे ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो यूनिट टाइम में फ्लो करने वाला चार्ज ही रेट की तरफ इशारा करता है, रेट बताता है, यानी यूनिट टाइम में, यानी वन टाइम है। यूनिट का मतलब क्या हुआ, यूनिट का मतलब हो गया, हो सकता है 1 सेकेंड के बारे में बात हो, या 1 मिनट के बारे में बात हो, 1 घंटा के बारे में बात हो, यूनिट का मतलब होता है। तो यूनिट, इन यूनिट टाइम, अगर इसका तीसरा डेफिनेशन बोले तो कहेंगे इन यूनिट टाइम, यहां लिख देते हैं, इन यूनिट टाइम हाउ मच charge is flow through a cross section, how much charge q, how much charge is flow through a cross section, ठीक है, क्रॉस सेक्शन, थ्रू ए क्रॉस, ये यहां पर है क्रॉस सेक्शन, इज कॉल्ड इसको मिटा देते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये तीसरा इसका डेफिनेशन है, ठीक है। देखिए बोला कि इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन से। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ भाई,
क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हुआ कि यूनिट क्रॉस सेक्शन यानी कि 1 मीटर का लेंथ का हम वायर ले लिए या 1 सेंटीमीटर का लेंथ का वायर ले लिए, है ना, उसको काट लिए, काट कर उसको जूम हम किए हैं तो इतना बना, ठीक है। उस यूनिट क्रॉस सेक्शन से हम इन यूनिट टाइम हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, है ना, एक क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही चार्ज का जो फ्लो है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेंगे। और इस डेफिनेशन से, दूसरा डेफिनेशन से तो हम बता ही दिए हैं कि रेट का मतलब हो गया टी से डिवाइड करना है, किसका रेट, तो चार्ज का रेट, इसी को करंट बोलते हैं। तो ये हमने बताया है दूसरा डेफिनेशन से। और तीसरा डेफिनेशन से इसी को निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसको देखिएगा, हम बोल रहे हैं कि यूनिट टाइम में, तो हम यहां पर जो दिया हुआ है कि क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है यहां से यहां एक यूनिट क्रॉस सेक्शन है, क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है टी टाइम में, तो हम बोलेंगे कि क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमारा जो है बात यह है कि क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, सॉरी टी टाइम में, इन टी टाइम, है ना, बोलेंगे इन टी टाइम चार्ज फ्लो इक्वल टू क्यू, यानी टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अगर पूछे कि वन टाइम में, है ना, वन टाइम में अगर चार्ज कितना फ्लो हो रहा है तो कहिएगा क्यू अपॉन टी नीचे डिवाइड में जाएगा ना जी। तो इसी को तो हम बोलते हैं करंट। तो इससे पता लगा कि क्वेश्चन तीसरा कर रहा है कि यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा वही इलेक्ट्रिक करंट है, तो आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन टी। देखिए भाई, अगर मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आपको जो इसमें से अच्छा लगे दोनों में से आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तीसरा ही लिखना है। और जितना अच्छा लिखिएगा उसी हिसाब से आपको मार्क्स भी मिलेगा, है ना। आपको अगर लगता है कि दूसरा डिफरेंशियल सही है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट इज ट्रू, ये सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है ना। अगर आपको लगता है इस तरह से लिखना चाहिए एलिब्रेट करके, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये भी सही है, ठीक है। चलिए, ये बात हो गया, यानी कि करंट के बारे में हम लोगों ने इतना सीखा। हाँ, आगे थोड़ा देख लीजिए, करंट का यूनिट क्या होता है ना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है। तो देखिए जी, ये आई है, आई से डिनोट कर रहे हैं हम करंट को, है ना, करंट को आई से डिनोट किया जाता है। तो ये आई का जो यूनिट बनेगा, ये क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो कूलम पर सेकंड क्या होगा यूनिट, कूलम पर सेकंड, ठीक है। और 1 कूलम पर सेकंड इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 कूलम पर सेकंड इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाता है, ठीक है। इसको मिटा करके हम लिख देते हैं, इसको यहां मिटा देते हैं और लिख देते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोले कि ये तो यूनिट होगा इलेक्ट्रिक करंट का कूलम पर सेकंड, कहां से, चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड। तो 1 कूलम इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड इक्वल टू 1 एम्पियर। बात समझ में आया क्या, ये 1 कूलम पर सेकेंड है ना, इसी 1 कूलम पर सेकेंड को 1 एम्पियर भी बोलते हैं, ठीक है, 1 एम्पियर भी बोलते हैं। अब 1 एम्पियर को डिफाइन हम कर देते हैं, पहले इतना लिख लीजिए। 1 एम्पियर क्या होता है, ठीक है ना, मिटा दिए। अब 1 एम्पियर क्या होता है, जैसे अभी हम देखे हैं कि 1 कूलम, है ना, अभी हम देखें 1 कूलम पर सेकेंड, है ना, क्या देखें जी, 1 कूलम पर सेकेंड, यानी 1 कूलम पर सेकेंड इक्वल टू 1 एम्पियर। हम देखें तो इसको इधर कर देंगे तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि 1 कूलम पर सेकेंड का 1 एम्पियर क्या होता है, तो कहिएगा इट इज द व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, है ना, when 1 coulomb charge flows through any cross section in 1 second, then we call as 1 ampere current is flowed, ठीक है। इसको हम थोड़ा बना के लिखते हैं, पहले यहाँ पर फिगर बना दे, उसके बाद सबको पूरा समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि when 1 coulomb charge, यानी कि ये यहाँ से यहाँ एक क्रॉस सेक्शन है, इसमें 1 कूलम चार्ज है। चार्ज का वैल्यू कितना है भाई, तो 1 कूलम चार्ज है, एक क्रॉस सेक्शन से t इक्वल टू 1 सेकेंड में पास कर रहा है, यहां से यहां जो जा रहा है 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है, तो कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट इसमें पास हुआ है, ठीक है। इसी को हम बना के लिख देते हैं, कहेंगे कि व्हेन 1 कूलम चार्ज, आप इस यहां फॉर्मूला से भी बता सकते हैं, व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शन,
इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से, कहेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, और फिगर के भी हम ड्रॉ कर दिए हैं कि इसमें 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से और फ्लो करने में 1 कूलम चार्ज को टाइम 1 सेकेंड ले रहा है, तो कहेंगे कि इसमें 1 एम्पियर करंट पास किया है। तो उसी को लिखते रहे, व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पासेस, when 1 coulomb charge is passes through any cross section, या through a cross section, ठीक है, जो आप लिख सकते हैं through a cross section in 1 second, है ना। when 1 coulomb charge is passed through a cross section in 1 second, ठीक है, 1 coulomb charge is passed through a cross section in 1 second, है ना। ये 1 सेकेंड है भाई, कुछ भी नहीं है तो 1 सेकेंड है ना, यहाँ पर 1 सेकेंड है। तो इन 1 coulomb, when 1 coulomb charge pass through a cross section in 1 second, then we say that, तब हम कहते हैं, then we say that in the cross section, in that cross section, या in the cross section, in that cross section, there is a 1 ampere of charge, then we say that in that cross section there is 1 ampere current has passed, ठीक है, 1 ampere current has passed, ठीक है। मतलब अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन, तो कहेंगे उस क्रॉस सेक्शन में 1 एम्पियर करंट का पास हुआ है, ठीक है, ये बात हो गया। तो 1 एम्पियर का हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, ठीक है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, है ना, 1 कूलम इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास करेगा, तो कहेंगे क्या चीज, एक हम कहेंगे कि उसमें से 1 एम्पियर का करंट पास हुआ है, ठीक है। और करंट के बारे में ये बात हो गया, है ना जी। करंट के बारे में इतना बात हुआ। करंट का यूनिट हम लोग देख लिए कि करंट का यूनिट जो होता है एम्पियर होता है, उस एम्पियर को डिफाइन कर दिए। करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्लास 9 में हम लोग वेक्टर स्केलर पढ़ा था ना। करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि करंट के पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। इसको थोड़ा सा देख लिया जाए, है ना, इसको थोड़ा देख लिया जाए, ये कैसे स्केलर क्वांटिटी है। वैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, है ना, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन होता है तो हम कहते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है, यही ना कहते हैं, वो वेक्टर है। और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, अगर सिर्फ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो कहेंगे क्या है, वो स्केलर है, यही ना कहेंगे। और तीसरा तो कोई बात नहीं है वेक्टर स्केलर के अलावा, लेकिन एक तीसरा जो है क्वांटिटी को यहाँ पर डिराइव किया गया है इसी इलेक्ट्रिक करंट के वास्ते, हम थोड़ा देखेंगे। देखिए क्या होता है कि इस इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड है 1 एम्पियर 2 एम्पियर और इसके बाद डायरेक्शन भी है। आप देख सकते हैं, कहेंगे कि ये बैटरी है, तो बैटरी में आप कहिएगा कि देखिए सर इधर से करंट जा रहा है आई का वैल्यू यहाँ पर आप बोलिएगा कि 2 एम्पियर है, तो हम देख लिए कि करंट का डायरेक्शन यहाँ पर है पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, और इसके पास क्या चीज है, मैग्नीट्यूड भी है ना, फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसका कारण है जी, देखिए क्या कारण है, हम बात जो कर रहे हैं इसका कारण क्या है उसको देखिए, वो कारण क्या है। अगर हम बोलें कि यहां पर करंट आ रहा है, देखिएगा, है ना, 3 ब्रांच से करंट आ रहा है, ठीक है, 3 ठो ब्रांच से करंट आ रहा है, इसमें 2 एम्पियर का करंट है, इसमें 3 एम्पियर का करंट है, इसमें 4 एम्पियर करंट है, तीनों के तीनों एक जंक्शन पर मिल रहे हैं, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 2 और 3 5 और 4 9 एम्पियर का करंट हो जाएगा। तो आपने तो इसको वेक्टर की तरह ऐड कर दिया, या ना सॉरी स्केलर की तरह ऐड कर दिया, आपने इसको क्या किया, अलजेब्रा की तरह ऐड कर दिया, यानी 2 3 5 4 9 ये अलजेब्रा की तरह ऐड कर दिया। और वेक्टर एडिशन कुछ दूसरा होता है भाई, वेक्टर एडिशन को 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। बस इतना समझिए कि वेक्टर एडिशन दूसरा होता है, वेक्टर एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको एग्जांपल की तरह समझा देते हैं। क्या है कि ये एक कोई बॉडी है, इस पे इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से
इधर से कितना फोर्स लग रहा है जी, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि नेट फोर्स कितना हुआ तो कहिएगा 10 इधर से लग रहा है, 10 इधर से लग रहा है, दोनों मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना, 0 हो जाएगा, है ना। तो पता लगा कि नेट फोर्स 0 है। दूसरा एग्जांपल अगर आपसे पूछते हैं कि इधर कोई लगाने वाला जो आदमी है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर ये 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जाएगा किधर, तो ये इधर की तरफ जाएगा, कि फोर्स इधर है, तो कितना फोर्स से जाएगा, तो कहिएगा कि नेट फोर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 20 इधर लग रहा है, 10 इधर लग रहा है, तो 10 इसका 10 को कैंसिल कर देगा, बचेगा नेट फोर्स कितना, 10 न्यूटन। तो ये वेक्टर एडिशन है जी, ठीक है, कभी जुट जा रहा है कभी घट जा रहा है, ये वेक्टर एडिशन है, ये 11th क्लास में आपको पढ़ना है। तो हम कहते हैं कि यहां पर जो जुटा है डायरेक्शन वाला 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 सब एक साथ अलजेब्रिक तरह ऐड हो गया है, 9 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो ये वेक्टर, ये अलजेब्रिक तरह ऐड हो जाना इस बात का सबूत है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, फिर भी ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये क्या है, तो इसमें क्या है कि एक नया फिजिकल क्वांटिटी का इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, टेंसर क्वांटिटी। तो अगर आपके पास अगर ऑप्शन में कंपटीशन एग्जाम में देता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज, और देता है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं देता है, तो वहां पर आप स्केलर पर टिक कीजिएगा। लेकिन अगर उसी ऑप्शन में वेक्टर क्वांटिटी दे दे, स्केलर क्वांटिटी दे दे और टेंसर क्वांटिटी भी दे दे, तो आपको टेंसर पर टिक करना है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, इसको मिटा दिया जाए, हाँ इसको मिटा देते हैं। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर नोट में लिख देते हैं, ठीक है, नोट में देते हैं, कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट हैज, है ना, इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। The electric current has both magnitude as well as direction. Still, it is not vector quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये क्या है जी, तो कहेंगे इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी, ठीक है भाई, टेंसर क्वांटिटी, हाँ, TENSOR, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है, नहीं तो क्या होगा भाई, एक टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन अगर ऑप्शन में वेक्टर भी हो, ठीक है, स्केलर भी हो और तीसरा टेंसर भी हो, है ना, अगर ऑप्शन में, तो टेंसर पर टिक कीजिएगा, स्केलर पर नहीं। अगर टेंसर न रहे तो स्केलर पर टिक करना है ना, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो ये नोट में लिख दीजिए। तो ये रहा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कुछ और बातें हो गई। अब थोड़ा सा और देख लिया जाए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम एमीटर, ठीक है, इसको मिटाते हैं, हाँ लिख लीजिए, मिटा देते हैं। चलिए, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेजर करने वाला जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वो एमीटर है, ठीक है। तो कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है जी, एन इंस्ट्रूमेंट that is called एमीटर, ठीक है, उसका नाम क्या है भाई, एमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं उसका नाम क्या है, एमीटर, है ना। फिर आगे इसी एमीटर के बारे में लिखिए कि द एमीटर इज ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज कनेक्टेड, ठीक है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा वो कनेक्टेड होता है, किसमें, सीरीज में होता है, ठीक है, और इसका सीरीज में होता है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है, द रेजिस्टेंस, इसको लिख लीजिए फिर समझाते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो, ठीक है, बहुत ज्यादा कम होता है ना, सो दैट it does not consume any electrical energy
electrical energy and measured the accurate amount of electric current passing थ्रू दी सर्किट। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मेजर किया था जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसका नाम एमीटर है, और वो एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। अब इसको समझ लिया जाए। देखिए जी, यहाँ पे इसका फिगर बनाते हैं। ये रहा हमारा बैटरी, ठीक है, ये रहा हमारा बैटरी, और ये बैटरी के साथ हम एमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा एमीटर और ये रहा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए इससे पहले वोल्ट मीटर को हमने कनेक्ट किया था पिछले क्लास में, जो पिछले लेक्चर में हम बात किए थे, उसमें हमने क्या किया था कि ये बैटरी था और ये रेजिस्टेंस था, और इस तरह से हम लोगों ने वोल्ट मीटर को क्या किया था जी, हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया था। ये वोल्ट मीटर है, क्या है ये वोल्ट मीटर है जिसको हम पैरेलल में कनेक्ट किए थे। ये हमारा एमीटर है ना, एमीटर है। इस एमीटर को देखिए हम लोगों ने क्या किया, सीरीज में कनेक्टेड कर दिया है, यानी कि ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस है, इसके ठीक बगल में है, एक के बाद एक सीरीज में है ना। ये जो है एमीटर के तुरंत बाद है, और ये जो है रेजिस्टेंस क्या है, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में ऐसे भी नजर आ रहा है। तो सीरीज में क्यों कनेक्ट किया गया, सीरीज में कनेक्ट करने के कारण ये है भाई, क्योंकि एमीटर का काम ये है कि वो करंट को मेजर कर सके, और वोल्ट मीटर का काम क्या है, वो वोल्टेज को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, और ये इसका काम ये है कि वो करंट को मेजर करे। और इसका रेजिस्टेंस काफी लो होता है, इसका रेजिस्टेंस इतना लो होता है कि इससे करंट होकर आसानी से पास करता है, और इसका रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कम खपत लेगा, कम खत्म करेगा, नहीं लेगा, ना के बराबर लेगा। तो नहीं लेगा तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पूरा तरीका से एक्यूरेट वे में मेजर करके दे सकेगा, क्योंकि इसका काम ही है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। तो मान लीजिए इसी का रेजिस्टेंस हाई हो, है ना, एक करंट एमीटर का रेजिस्टेंस हाई हो, तो इसमें 100 एम्पियर का करंट 100 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और ये खुद जो 50 एम्पियर करंट खा जा रहा है। ठीक है, तो मेजर करके देगा 50 एम्पियर, तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस काफी लो होता है, जिससे कि ये एक्यूरेट अमाउंट में कम से कम खपत करे इलेक्ट्रिक एनर्जी का। ये खपत करता है 0 समथिंग में खपत करता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल अमाउंट जो वो खपत करता है, उसको छोड़ करके वो एक्यूरेट अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो शो कर देता है, नाप करके दिखा देता है कि हाँ इसमें इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रहा है, इसमें इतना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें क्या है, इसका वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि इसमें करंट जाए ही नहीं, इधर से चला जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसका मेजर करने का काम ही नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो किस काम के लिए जाएगा, किसी काम के लिए नहीं जाएगा वो, इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर करने का इसका काम है। किसका काम क्या है जी, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम है। तो इसमें कम से कम इलेक्ट्रिक करंट जाए, ठीक है, जिससे कि आसानी से ये क्या हो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है। इसका रेजिस्टेंस काफी लो होता है, जिससे कि आसानी से इसमें करंट पास कर सके और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन कम करे, और एक्यूरेट वे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो शो कर सके मेजर कर करके। और इसमें जो है रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, जिससे कि इसमें करंट ना जाए, इसी से होकर करंट चला जाए। ठीक है, तो ये इसका आज का इतना डिस्क्रिप्शन रहा है ना, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उसको भी कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन है, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट और डेवलप हो जाए। ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि पूरा क्लियर हो गया होगा, एमीटर वोल्ट मीटर का, इलेक्ट्रिक करंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी है, उसको बाद में देखेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि an electric bulb draws a current of 0.25 एम्पियर, ठीक है, for 20 minutes
ठीक है, 20 मिनट्स। कैलकुलेट द amount of electric charge that flows through the circuit। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि an electric bulb draws a current of 0.25 एम्पियर for 20 मिनट्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जी, ठीक है। चलिए इसका फिगर हम बना लेते हैं। फिगर बनाने से कुछ आसानी हो जाता है, ठीक है। देखिए हम पहले ही बोले थे कि रेजिस्टेंस बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो बोला है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉस ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, यानी कि यहां से यहां जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई का वैल्यू दिया हुआ है 0.25 एम्पियर, है ना। 0.25 एम्पियर दिया है, हाँ 0.25 एम्पियर दिया हुआ है जो इस रेजिस्टेंस से होकर के फ्लो हो रहा है और ये बल्ब है, ठीक है। ये 2 मिनट के लिए इतना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। 0.25 एम्पियर का करंट 2 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है। टी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि टी इक्वल टू 2 मिनट्स दिया हुआ है, यानी कि टी इक्वल टू 2 इंटू में 60 सेकेंड दिया हुआ, ठीक है। इस बल्ब से 120 सेकेंड में 0.2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो खपत कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को? 0.25 एम्पियर एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। कितना देर में जी? 2 मिनट में। तो बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बोला है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज इससे हो करके फ्लो किया होगा, डेट फ्लो थ्रू द सर्किट। इस सर्किट से हो करके कितना चार्ज फ्लो किया होगा ये निकालना है। थोड़ा हम सोल्यूशन पे चलते हैं। बोलेंगे कि हमारे पास जो आई का वैल्यू दिया हुआ है ना, आई का वैल्यू दिया हुआ है 0.25 एम्पियर दिया हुआ, जो इसे फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रिक बल्ब से फ्लो कर रहा है। और कितना देर फ्लो कर रहा है जी? टी इक्वल टू 2 मिनट फ्लो कर रहा है, यानी कि 2 इंटू में 60, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 120 सेकंड के लिए, यानी 120 सेकंड में जितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो बोल रहा है कि Q इक्वल टू वाट, यानी कि चार्ज इसमें कितना फ्लो किया होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है I इक्वल टू Q अपॉन T। हमारे पास फॉर्मूला है भाई, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट करंट। ये फॉर्मूला दूसरा हमने कंसेप्ट बताया है कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ वही करंट है ना। यूनिट टाइम में यानी कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ वही करंट है भाई। तो 1 सेकंड में क्यों चार्ज फ्लो हुआ है, एग्जांपल 1 सेकंड में क्यों चार्ज फ्लो हुआ है, तो हम बोलेंगे यहां पर कि 120 सेकंड में क्यू चार्ज फ्लो हुआ है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना, क्यू बटा में 120, और यही हमारा करंट है। आई इक्वल टू क्यू अपॉन कितना, 120। ये तो सेकंड मेथड हम बता रहे हैं, ये सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड है जो हम बात कर रहे हैं। एक तो फॉर्मूला से बन जाएगा, एक सेकंड मेथड है। क्वेश्चन कह रहा था कि 120 सेकंड में जो है कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये निकालिए। तो हमने बोला कि 120 सेकंड में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो 1 सेकंड में जो फ्लो करेगा वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। तो 1 सेकंड में क्यू अपॉन 120 जो है चार्ज फ्लो करेगा, और यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो आई का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, कितना, 0.25 दिया है ना भाई, और क्यू का वैल्यू हमको निकालना है, और 120। तो क्यू इक्वल टू कितना होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 120 इंटू में 0.25, ये कितना हो जाएगा। अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 12 5 60 0 6, और 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हुआ 30, ठीक है। और ये इस पे एक जीरो चला गया, ठीक है, और 2 अंक के बाद पॉइंट है इतना। तो ये Q का वैल्यू कितना होगा जी, Q इक्वल टू हो गया 30 कूलम चार्ज, ठीक है। ये हमारा सेकंड मेथड है। और पहला मेथड तो डायरेक्ट आसान है, I इक्वल टू Q अपॉन T, है ना, हमको निकालना है। तो I इक्वल टू Q अपॉन T, तो I का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.25 दिया ना भाई, और चार्ज हमको निकालना है, T कितना दिया 120 सेकेंड। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यही चीज यहां पर आ रहा है क्या, तो कहेंगे कि Q इक्वल टू में 0.25 इंटू में 120, है ना। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 12 5 60 0 हाथ में 6 बाद 24 और 6 30, और उसके बाद एक जीरो है और 2 अंक के बाद पॉइंट है, चला गया, यानी Q इक्वल टू कितना होगा 30 कूलम। ये मेथड आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, और ये मेथड जो है कॉन्सेप्ट है जो हमने बात किया था,
है ना जी, क्या है वो हमारा कंसेप्ट है ना जी। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 1 मिनट में क्वेश्चन क्या कर रहा है हमको देखना पड़ेगा। 20 मिनट्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मिनट्स, हमने 2 मिनट्स लिखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने 2 मिनट पे ही बना दिया, सही है, बिल्कुल सही है। अगर आप 20 मिनट्स डाल के क्वेश्चन में 20 मिनट्स दिया हुआ है और हमने यहाँ पे 2 मिनट गलती से लिख दिया, तो हमने 2 मिनट पे लिखा है तो 20 मिनट्स पर एक जीरो और बढ़ जाएगा तो 300 हो जाएगा, और क्या है। यहाँ पर t इक्वल टू कहाँ गया, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू यहाँ पर 1200 हो जाएगा। ये 2 मिनट पर बनाया है, ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, आप इसी को मान के बनाइए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अगर आप 20 मिनट डालिएगा तो एक जीरो बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 20 मिनट्स पे, ये इस तरह से ये बनता है। तो ये सेकंड मेथड है, ये वाला मेथड क्या है जी, ये सेकंड मेथड है जो हमने बताया कॉन्सेप्ट कि करंट का मतलब क्या है, कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वही करंट है, तो हमने यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकंड में निकाला है, ऐसे कॉन्सेप्ट निकाला करके, और ये तो फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से ये रहा, है ना भाई। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि करंट जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है समझ में आ गया होगा। एक लास्ट टॉपिक जो है हम डील करके आज की क्लास को यहीं पर रोक देते हैं, इसको लिख चुके होंगे हम, उम्मीद करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए जी, आपको हम बता दें कि करंट कैसे फ्लो करता है ना। तो करंट जो है फ्लो करने का कारण जो बनता है उसका मेन कॉज है, द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका मेन कॉज क्या है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको नोट में लिख लीजिए। अब कैसे इसके बारे में बात करेंगे, द कॉज, द मेन कॉज ऑफ, है ना, द मेन कॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक current is nothing but potential difference, potential difference across the conductor, है ना। यानी कि कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस का क्रिएट हो जाना वही मेन कॉज होता है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करने का। और इसको समझने के लिए अगर हम बोलें तो ये एक एग्जांपल देते हैं। ये मान लीजिए पानी इसमें रखा गया भाई, ठीक है, ये पानी यहां तक फिलअप किया गया, आप समझिएगा, और इसमें पाइप लगा दिए हम, ठीक है। यहां पर क्या किया जी, यहां से हम लोगों ने पाइप लगा दिया, और पाइप लगाने के बाद से इसको हम क्या कर दिए, एक दूसरा हम कंटेनर से इसको जोड़ दिए, ठीक है। इसमें पूरा फुल पानी है, ठीक है, इसमें फुल पानी है, और इसमें जो है क्या है कि बहुत कम पानी है या फिर नहीं है, ठीक है, बोल रहे इतना कम पानी है। तो हम आपसे पूछेंगे तो कहिएगा सर इसमें से पानी फ्लो होकर के इसमें जाएगा, तो फिर पूछेंगे भाई कब तक जाएगा, तो आप कहिएगा उस वक्त तक पानी इसमें से फ्लो होकर इसमें जाएगा जब तक कि इसका लेवल इसके लेवल के बराबर ना हो जाए, है ना भाई। तो ये हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है, जो V2 है, हम बात किए थे ना जी भाई, है ना, ये P पॉइंट पर पोटेंशियल जिसको V1 बोले थे, ये प्लस Q चार्ज था, तो और ये जो है V2 है, Q पॉइंट बोलते, ये हायर पोटेंशियल V2 था और ये लोअर पोटेंशियल था। उसी तरह ये हायर पोटेंशियल V2 है और ये V1 है, ठीक है, ये क्या है V1 है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट हमेशा फ्लो करता रहता है, और उस वक्त तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है, दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाए तब तक ये फ्लो करेगा। बैटरी डिस्चार्ज इस तरह से होता है, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर इसको चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग करेंगे उसका पोटेंशियल को, है ना। इसके डीप में और आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 12th क्लास में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, हायर क्लास में इसको पढ़ेंगे कि कैसे जो है पोटेंशियल को अलग अलग होता है ना। यहाँ पोटेंशियल अभी तो फिलहाल इतना समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पोटेंशियल हाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ज्यादा काम किया है, यहाँ पर हम लोगों ने कम काम किया है, तो कम हमारा काम इसमें ज्यादा स्टोर हुआ है, हायर पोटेंशियल है, इसमें कम हमारा काम स्टोर हुआ है तो लोअर पोटेंशियल है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है ये जो छोड़ेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे ये भागना चाहेगा,
चूंकि +1 यूनिट चार्ज था उसको हम इन्फिनिटी से लेकर आए थे। याद कीजिए पोटेंशियल का डेफिनेशन जब हम लिखे थे उसमें हमने कहा था कि +1 यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आए वो पोटेंशियल है, और उसी पी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर लेके आए वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, दोनों के बीच का गैप। तो ये हायर पोटेंशियल है, ज्यादा काम किए हैं, तो +1 यूनिट चार्ज था, इसके बीच में रिपल्सन होगा, ये दूर भागेगा। जैसे ही अपना हम फोर्स को हटाएंगे वैसे ही ये दूर भागेगा और जब फ्लो करेगा वो करंट में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो खैर इतना आप समझिए फिलहाल कि द मेन कॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के अक्रॉस में ये अगर बैटरी है तो बैटरी है ना, ये बैटरी, तो ये कंडक्टर यहाँ से कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अक्रॉस में यानी बैटरी के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस ये 20 वोल्ट है या 5 वोल्ट है जो भी है, ये 20 वोल्ट ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है। यानी कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है PD वो हमारा 20 वोल्ट है, इसी की वजह से इसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो आज इतना ही, और इसके डीप में अगर आपको पढ़ना है तो 12th क्लास में आपको मिलेगा। फिर अगले क्लास में इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे, थियोरी से रिलेटेड और भी बातें करेंगे, और जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में NCERT के तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, अभी थ्योरी चल रहा है, उस थ्योरी से रिलेटेड जितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल रहा है उसको हम करते जा रहे हैं, और जो लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में हम क्या करेंगे, वो NCERT के तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके हम दे देंगे आपको। ठीक है, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके उसमें पूछ सकते हैं, नहीं तो जो है आपको अगर कोई नया क्वेश्चन आपके जहन में है तो उस क्वेश्चन को कमेंट्स में लिख दीजिए, उसको हम वहां पर सॉल्व करके आपको दे देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।